हेलो एवरीवन। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी ने जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 के लिए 103 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। यह भर्ती राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाएं जैसे कि डिप्टी कलेक्टर हो गए, डीएसपी हो गए, इन सभी के लिए भर्तियां की जाएंगी। आपके सामने आपके स्क्रीन पे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी का ऑफिशियल साइट खुला हुआ है। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप कभी भी किसी भी रिक्रूटमेंट को आप देखना चाह रहे हैं, उसकी ओपनिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर उस साइट को विज़िट कीजिए, किसी भी थर्ड पार्टी साइट का यूज़ ना करें। तो चलिए बात करते हैं जेपीएससी के बारे में। ये जो हमारा 14th जेपीएससी यानी कि जो 2026 की नोटिफ़िकेशन आई हुई है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कितनी वैकेंसीज़ हैं, वो हमें पहले ही मैंने बता दिया है कि वो 103 वैकेंसीज़ हैं। लेकिन क्या-क्या वैकेंसीज़ है वो हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होंगी, कब तक आपको आवेदन करना है, कब तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करनी है, सैलरी क्या होगा और सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या-क्या होंगी, यानी कि आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं भी या नहीं होते हैं। साथ में एक बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है रोल प्ले करता है एज एज लिमिट हमें देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद ही एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में मैं इस वीडियो में बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करूँगी क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, जो पेपर होंगे, जो आपका सिलेबस होगा बेसिकली, उसे हम किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। रीज़न बीइंग कि कोई भी एग्ज़ाम की अगर हम बात कर लें, चाहे वो यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया या फिर तो कोई भी दूसरा स्टेट का आप पीसीएस ले लें, तो उसके सिलेबस को डिकोड करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है, राइट? तो आप अगर उसके सिलेबस को नहीं समझ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो हम इस जेपीएससी के सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में, कि क्या सिलेबस रहने वाला है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि क्या पोस्ट है, क्या सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशंस है, एज लिमिट क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और अगर आपको खुद से जाकर के एक बार विज़िट करना है, आपको खुद से देखना है कि ये एडवर्टाइज़मेंट कहाँ है, कैसा है, आपको खुद पढ़ना है, तो आप इस साइट पे आएँगे। आप नीचे आएँगे, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट या फिर तो ओपनिंग लिखा हुआ है। इसके नीचे आपको ये दिख रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025। अच्छा, 2025 को देख कर के घबराना नहीं है, डरना नहीं है। रीज़न बीइंग कि ये बहुत पहले से तय रहता है कि आपको ये पोस्ट के लिए आपको रिक्रूटमेंट करना ही करना है, तो ये इसलिए 2025 का है। आप इसे ओपन करते हैं और एडवर्टाइज़मेंट डेटेड 29 जनवरी 2026 पे आते हैं। ओके, तो आपके पास ये झारखंड लोक सेवा आयोग का विज्ञापन खुल कर के आ जाता है। हम इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हम उसे देखेंगे और जल्दी-जल्दी से एक बार देख करके सो दैट आप एक बार इसे पढ़ करके अप्लाई कर दो एज़ सून एज़ पॉसिबल, राइट? तो ये हमारा विज्ञापन है, ये हमारा एडवर्टाइज़मेंट है, झारखंड लोक सेवा आयोग आपको ऊपर दिख रहा है। सबसे पहले हमें जानना है कि हमारा जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो यहाँ पे साफ-साफ मेंशन की गई है कि 14th ऑफ फरवरी 2026 है, यानी कि 14 फरवरी 2026 आपको लास्ट डेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपके एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, पदों का विवरण आपको दिया गया है नीचे। इसे मैं थोड़ा-सा छोटा कर देती हूँ सो दैट एक बार में अच्छे से दिखे। हाँ। ये आपके सारे विभाग हैं, यानी कि सारे पोस्ट की बातें की गई है कि कौन-कौन से पोस्ट है। टोटल यहाँ पे आपको 9 पोस्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम पोस्ट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली जो वैकेंसी है वो हमारी डिप्टी कलेक्टर यानी कि डीसी की वैकेंसी है। डीसी की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल आपके पास 28 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही हैं, और यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए आपको यहाँ पे 12 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। उसी तरीके से आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप सारी वैकेंसीज़ को देख लेंगे, राइट? अगर हम सेकंड की बात करें तो डीएसपी की बात हो रही है यहाँ पे। डीएसपी में आपको टोटल 42 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, यूआर के लिए 18 है, और थर्ड नंबर पे जो पोस्ट है वो है जिला समादेष्टा। ये होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की आपको टोटल 2 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद ये मैनेजमेंट ऑफिसर है। मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे आपको टोटल 4 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिली है। फिफ्थ हमारे पास जो पोस्ट है निदेशक यानी कि आपके ये असिस्टेंट डायरेक्टर की बात हो रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे टोटल 3 पोस्ट के लिए आपके पास वैकेंसीज़ आई हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 हमारे पास असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार में आपको सिर्फ 2 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। 7th नंबर की हम बात करेंगे तो ये बेसिकली असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर या फिर तो हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या और साथ में अर्बन डेवलपमेंट ऑफिसर आप देख लो। आयुक्त हो गए, कार्यपालक हो गए, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास टोटल 10 वैकेंसीज़ आई हुई हैं, और 8 यानी कि काराधीक्षक, ये हमारे सुपरिटेंडेंट होते हैं। सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आपके पास 2 है, और 9th यानी कि लास्ट जो हमारे पास है वो है डायरेक्टर यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए पोस्ट है आपके पास यहाँ पे 13, और इसी तरीके से आपके टोटल 103 पोस्ट बन जाते हैं, और 50 आपके यूआर के लिए है। उसी उसी तरीके से बाकी कैटेगरीज़ वाइज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास वेतनमान है, यानी कि सैलरी की बात हो रही है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 5400 ग्रेड पे की बात हो रही है यहाँ पे। आपको ये हर सारे में ही 5400 ग्रेड पे है, बस लास्ट में 4800 ग्रेड पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 8th और 9th के लिए। उसके अलावा अगर आपको ये इंटरेस्टेड लग रहा है, आप इसमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं मुझे जानना है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें क्या है और किस तरीके से है, तो बेसिकली आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर आते हैं कि सबसे पहले तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आप योग्य हैं भी या नहीं। तो अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, एंड दैट्स इट, इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 4th आपके लिए है उम्र गणना की तिथि, यानी कि बेसिकली आप कहाँ स कितने टाइम से आप इसको गिनेंगे, तो तिथि होनी चाहिए आपकी 1 अगस्त 2026। बेसिकली ये है कि आपकी जो उम्र की सीमा लगती है, जो भी आपका अपर एज लिमिट होगा, वो आपने यहाँ तक आते-आते में टच नहीं किया हो। जैसे लेट्स से अगर आपका अपर एज लिमिट अनरिज़र्व्ड के लिए 35 इयर्स है, तो यानी कि 2026 1 अगस्त 2026 तक आप 35 पार नहीं किए हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो, राइट? 5th में हम बात करेंगे उम्र सीमा के लिए, यानी कि आपकी जो एज लिमिट है, वो कितनी रहने वाली है, तो कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए और यूआर से आते हैं, आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से हैं, आपकी मैक्सिमम यानी कि अपर एज लिमिट आपकी 35 साल है, आप 35 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। एज लिमिट के बाद आपके पास दिया गया है कुछ रिलैक्सेशन की बात की है यहाँ पे कि अगर आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हो तो उस केस में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से अगर आप आते हो तो आपकी एज लिमिट 37 इयर्स हो जाती है, फीमेल या फिर तो आप चाहे किसी भी से भी आ रहे हो, अनरिजर्व्ड के फीमेल हो या फिर तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के फीमेल हो, आप बस फीमेल हो तो आपके लिए 38 इयर्स का रिलैक्सेशन है। यहाँ पे एससी-एसटी से आ रहे हो आप, चाहे वो मेल है या फिर तो फीमेल है, उसके लिए 40 इयर्स का एज यहाँ पे बढ़ाया गया है, अपर एज लिमिट किया गया है। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 इयर्स सेम एज़ यूआर, यूआर में भी आपका 35 है और ईडब्ल्यूएस में भी आपको 35 इयर्स ही है। इसके अलावा पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी है, तो आपका 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। ये एज लिमिट की बात हो गई। एज रिलैक्सेशन के बाद यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें, जैसे यूपीएससी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं, वहाँ यहाँ पे क्या होता है यानी कि अगर हम जेपीएससी की बात करें तो देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज, जब तक आप एलिजिबल हो, आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना ही अटेम्प्ट्स दे सकते हो, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हो। इसके बाद आरक्षण का लाभ कौन-कौन रिजर्वेशन ले सकते हैं? बेसिकली आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग यानी कि कोई भी कैटेगरी से आप आ रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि आप रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हो, तो आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद है एक और चीज़ है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी की आप दावा कर रहे हो कि आप इस कैटेगरी से आते हो, तो पहला तो आपके पास निवास वहाँ का आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा, प्रोवाइड कराना पड़ेगा और दूसरा आपको देना पड़ेगा ये अपना जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपने एक बार अगर आपने जब भी अप्लाई किया है, उसमें आपने बता दिया कि आप रिज़र्व कैटेगरी से आते हो, उसके बाद आपकी जब सिलेक्शन हो जाती है, तो उसके बाद आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, नहीं-नहीं ये तो गलती से कर दिया था, वो वाली चीज़ आप नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर रिज़र्व कैटेगरी से आ रहे हो, तो आप इसे एक बार ज़रूर देख कर के जाएँगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट हमें एक चीज़ और दी गई है यहाँ पे कि जैसे आपके डीएसपी हो गए, सुपरिटेंडेंट जैसे पोस्ट हो गए, उनके लिए यहाँ पे कुछ शारीरिक योग्यता यानी कि आपके कुछ फिज़िकल एलिजिबिलिटी की बात की गई है यहाँ पे। अगर आप अनरिज़र्व्ड अनारक्षित से आते हो आप, तो उस केस में आपकी मिनिमम जो लेंथ होनी चाहिए, जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए, लेंथ सॉरी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एससी-एसटी के बारे में यानी कि अनुसूचित जनजाति या फिर तो अनुसूचित जाति वर्ग के बारे में बात करें, उसमें भी हम पर्टिकुलरली अगर हम मेल की बात कर रहे हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपकी मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए, वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और वहीं अगर हम अनरिज़र्व्ड में फीमेल की बात करें, अनरिज़र्व्ड में फीमेल, यहाँ पे अनरिज़र्व्ड में मेल की बात की गई थी। फीमेल की बात करें तो आपकी 155 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और एससी-एसटी में फीमेल की बात करें एससी-एसटी फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए फॉर डीएसपी वगैरह हो गए या फिर तो आपके जो सुपरिटेंडेंट पोस्ट होते हैं उनके लिए हो गया, प्रोबेशन पदाधिकारी यानी कि आपके मैनेजमेंट ऑफिसर्स में भी ये एलिजिबल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में आपको दिया गया है कि 2 सक्सेसिव स्टेजेस में आपके पेपर होंगे, 2 स्टेजेस में आपके पेपर लिए जाएँगे। पहला तो आपको कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के नाम से जिसको जानते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के नाम से जिसको जानते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा ये पेपर आपके लिए। उसके बाद आपको मेंस देना होगा यानी कि कंबाइंड सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन जो कि आपका इंटरव्यू और साथ में सॉरी जो कि आपका रिटन और साथ में उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद प्रीलिम्स की बात की गई है कि प्रीलिम्स आपका जो होगा वो 2 कंपल्सरी पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा ईच यानी कि पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होगा और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होगा। जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2।
और साथ में इसमें आपको 2 घंटे का ड्यूरेशन मिलेगा, 2 घंटे में आपको पेपर खत्म करना है, क्वेश्चन पेपर आपका दोनों ही लैंग्वेज में होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दिया गया है सिलेक्शन लिस्ट जो होगा वो मेंस के लिए प्रिपेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जितने भी आपके मार्क्स आए हैं आपके दोनों में पेपर में, यानी कि ये जो आपका जीएस 1 है और जीएस 2 में जितने भी मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, फर्दर फॉर मेंस की एग्जामिनेशन और मेंस के बाद आपका फिर होगा इंटरव्यू। तो बेसिकली हम एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि है क्या बेसिकली सब्जेक्ट और आप इसे किस तरीके से तैयार कर सकते हो, क्या-क्या रेलेवेंट चीज़ें हैं जिसे आपको फोकस करना है और कौन-कौन सी चीज़ों को हमें छोड़ना है, यानी कि आपके हाथ में अब हार्डली आपके पास 1 महीना बचा है टाइम, 1 महीने में आप किस तरीके से इसे तैयार करेंगे और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें रहने वाली है। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, मैं बस इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आपके एप्लीकेशन से पहले आपको जानने की क्या-क्या ज़रूरत है, बेसिकली मुझे ये बताना है एंड दैट्स इट। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में जो भी चीज़ें हैं, उसे हम बाद में किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा अगर फिर भी आपको जानना है कि नहीं एग्ज़ामिनेशन में क्या है, किस तरीके से पेपर होगा और क्या नहीं है, तो वो आप इसे एक बार देख सकते हैं। नीचे आपको मेंस एग्ज़ामिनेशन के बारे में अच्छे से बताया गया है कि 6 पेपर होगा इसमें और बाकी चीज़ें हैं, आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे क्राइटेरिया दिया गया है कि क्या है, बेसिकली कैंडिडेट्स हू ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40% लेकर के आना है, एग्रीगेट शैल ओनली बी कंसीडर्ड बाय द कमीशन। आपको रिटन में तभी आप एलिजिबल होते हो जब आपको एग्रीगेट 40% आप लेकर के आते हो और अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलॉन्ग कर रहे हो, तो उस केस में आपको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप एससी, एसटी और फीमेल हो, तो आपको मिनिमम आपको 32% लेकर के आना है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आते हो, तो 34% है। बैकवर्ड क्लास से आते हो तो 36.5% है और ईडब्ल्यूएस से आते हो तो 40%। अगेन मैंने बोला यूआर और ईडब्ल्यूएस को एक जैसा ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे। ओके। उसके बाद नीचे दिया गया है स्कीम एंड सब्जेक्ट्स फॉर प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन किस तरीके से पेपर होगा। अगेन इसे अच्छे से डिटेल में इन्होंने बताया है कि यहाँ पे आपको कोई भी अच्छा यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग। जैसे आप देखते हो बीपीएससी हो गया यूपीएससी हो गया, ये सारी जगह पे आपको अभी नेगेटिव मार्किंग थोड़ा-सा आपको देखने को मिलता है। लेकिन अभी जेपीएससी में अभी एज़ सच आपको देखने को नहीं मिल रहा है, नो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल रहा है। किसी भी इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको नेगेटिव मार्क ये लोग नहीं देते हैं। ओके। नीचे आपको सिलेबस दिया गया है दोनों ही पेपर के लिए जीएस 1 और जीएस 2 के लिए, आप इसे एक बार देख लेंगे। मेंस का सिलेबस दिया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे है कि वैसे कैंडिडेट्स जो कि यूपीएससी ने जिन्हें बार किया गया है, यूपीएससी ने जिन्हें रोक लगा दिया है या फिर तो किसी भी दूसरे स्टेट पीसीएस ने उस कैंडिडेट को रोक दिया है कि नहीं आप अपीयर नहीं हो सकते हो, वैसे बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो आप इसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इन सभी चीज़ों के क्यूआर हो गया, यूपीआई हो गया, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आप जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसके बाद आखिर में आपसे पेमेंट लिया जाता है, तो आप उसमें इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप यूआर से आते हो या फिर तो ईडब्ल्यूएस से आते हो या फिर तो आप ओबीसी 1-2 से आ रहे हो, तो उस केस में जो आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो आपका ₹100 लगता है, ₹100 आपको पे करना पड़ता है और अगर आप झारखंड के रहने वाले हो और अगर आप एससी-एसटी से आ रहे हो आपकी कैटेगरी एससी-एसटी है, तो उस केस में आपको ₹50 पे करने होते हैं, मात्र ₹50 और साथ में ये जो आपका जो पैसा होगा, जो आप पे करोगे, वो आपका नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए नीचे कुछ दिया गया है कि आपको ओटीआर करना पड़ेगा यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। और अगर हम अंतिम तिथि की बात करें, लास्ट डेट की बात करें तो आप ओटीआर आप कर सकते हो 31 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक आप ओटीआर कर सकते हैं। उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और साथ में आप 16 फरवरी 2026 तक आप अपना एप्लीकेशन फी आप पे कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी बेसिकली कि इसमें हमने देखा कि क्या-क्या है लास्ट डेट क्या है, कब तक आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, पोस्ट कितने हो रहे हैं क्या-क्या पोस्ट हैं इसके अंदर, हमने ये सारी चीज़ें को हमने डिस्कस करा। इसके साथ ही हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को और आप किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो अगर आप अभी तक तैयारी नहीं करना शुरू किए हो। आगे आप फर्दर किस तरीके से आप तैयारी करोगे आपके 30 डेज़ में ही आपके आप अच्छी पकड़ बना लो क्योंकि याद रखेंगे इसमें 2 पेपर हो रहे हैं जीएस 1 और जीएस 2 और जीएस 2 में सिर्फ़ झारखंड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन्स होते हैं। यानी कि आपको घोल के पी जाना है झारखंड को कि आपको सब कुछ जानना होता है झारखंड के बारे में। तो आप किस तरीके से उस चीज़ों को कवर करोगे हम बेसिकली उसके ऊपर हम बात करेंगे। दैट्स इट फॉर द डे गाइज़, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है तो आप जाकर के जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए क्योंकि 14th तक का वेट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि लास्ट टाइम पे आपके सर्वर डाउन हो जाते हैं, वो इश्यूज़ ना आपको फेस करना पड़े। इससे बेहतर है कि आप उससे पहले ही आप इन सारी चीज़ों को खत्म कर दें करके। ओटीआर है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना है, फिर पेमेंट का झंझट है, फिर हाँ, एक और चीज़ आप अगर पेमेंट करते हो तो आपका जो रिसीट होगा उसे आप डाउनलोड करके ज़रूर रख लें। अपने एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके ज़रूर रख लें, राइट?
तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो आप जाकर के इसे फ़िल कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।